नमस्कार। चुनावी मंथन में आपका स्वागत। मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान 26 तारीख को यानी कल देश में होगा। 13 राज्य, 88 सीटें, उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटें इसमें शामिल हैं। जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, नए मुद्दे और ख़ास तौर पर वो मुद्दे जो ये कहा जाता था कि वो बीजेपी घूम फिरकर उन्हीं मुद्दों पर आती है, वो मुद्दे अब देखने को मिल रहे हैं। यूँ कहें कि 2024 के चुनाव में 4M की एंट्री हुई है। ये 4M है महिला, मुसलमान, मंगलसूत्र और मछली। लेकिन इन सब से इतर ये मुद्दे लगातार चर्चा में थे, लेकिन इनसे इतर जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र से ज़्यादा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा कर रही है। और इसकी वजह है, वो कह रही है कि ये संपत्ति कर लगा देंगे, ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये देश के लोगों की संपत्ति छीन कर मुसलमानों में बांट देंगे। इस तरीके के आरोप लगाकर, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। और पिछले 15 दिनों से प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा का छोटा बड़ा हर नेता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस उसकी जबान पर है, कांग्रेस की नीतियों की आलोचना कर रहा है, वो तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर रैलियों में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करना चाहती है, तुष्टीकरण करना चाहती है। इस देश का संविधान नहीं, वो चाहती कि शरिया कानून से ये देश चले। बार बार खुलकर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और वो लगातार हमले कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ वो सनातन का अपमान करती है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। अब इस तरीके से एक तरीके से जो स्थितियां, परिस्थितियां, राजनीतिक हमले वो इस लेवल पर आ गए हैं। इन सबके इतर कांग्रेस पार्टी, चाहे वो सैम पित्रोदा का बयान हो और चाहे लगातार जो एक सर्वे की बात कही है, कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक सर्वे कराएगी अपने घोषणा पत्र में, उसको लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे विवाद का मुद्दा बना दिया है और अब घूम फिर कर कांग्रेस को सफाई भी देनी पड़ रही है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रियंका गांधी मोर्चा लेकर उतर पड़ी। 3-4 दिन की बीमारी के बाद राहुल गांधी भी मैदान में हैं। लगातार वो बातें इस तरीके की कर रहे हैं। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि भाई ये घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा है क्या जिसका बार बार नाम बीजेपी ले रही है। जिन मुद्दों को इंगित कर रही है बीजेपी कि वो हिंदुओं का, जो वो देश के जो बहुत सारे लोग हैं उनकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट देगी, ओबीसी और जो दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। इस तरीके का नैरेटिव जो बीजेपी के लोग हैं वो गढ़ रहे हैं, बीजेपी गढ़ रही है। ये बात जनता के मन और मानस पटल पर बैठाने की कोशिश की जा रही है। इसके इतर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि 90% लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। इस देश के 70 करोड़ लोगों के पास जो संपत्ति है वो अकेले मोदी जी के 22 मित्रों के पास है। तो ये जो गैप है गरीब और अमीर के बीच में, एक सामान्य नागरिक और अरबपति के बीच में, वो कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी अपने इसमें बताएगी। लेकिन घोषणा पत्र में जो एक अहम मुद्दा है, महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की गारंटी। इस देश में 47 करोड़ महिलाएं हैं और सबसे ज़्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी ने इसी पर किया है। महिलाओं को नौकरी 50% आरक्षण की बात कही है। ये कुछ महिला के रिलेटेड जो मुद्दे हैं, ये ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि ये मुद्दे कुछ भारी न पड़ जाएं, तो इसलिए लगातार चर्चा वो कर रही है मैनिफेस्टो की। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 2024 की लड़ाई है, हम लोग लगातार बार बार ये कहते थे कि भाई ये जो राजनीतिक दल हैं ये ऊट पटांग इधर उधर की बातें करते हैं,
लेकिन ये मैनिफेस्टो की बात नहीं करते। तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो की बात तो नहीं कर रही, लेकिन लगातार वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री उनके मैनिफेस्टो का, घोषणा पत्र का प्रचार कर रहे हैं। दोनों तरफ से वार पलटवार। बड़ा सवाल यही कि 2024 की लड़ाई मैनिफेस्टो पर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 दिनों के अंदर किस तरीके से मैनिफेस्टो पर चर्चा की है और उसी मैनिफेस्टो पर कांग्रेस के नेता, पूर्व अध्यक्ष, स्टार प्रचारक राहुल गांधी कैसा जवाब देते नजर आए हैं। राहुल गांधी किस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र में क्या है और घोषणा पत्र की आलोचना प्रधानमंत्री मोदी कैसे कर रहे हैं, ये जरा समझिए। कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोध बाबा साहब आंबेडकर ने किया था। बाबा साहब दूर का देख सकते थे कांग्रेस देश को कैसे पतन के राह पर ले जा रही है, ये बाबा साहब ने उस समय देख लिया था। ये बाबा साहब आंबेडकर ही थे जिन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का कड़ा विरोध किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने लंबे समय तक इसकी चर्चा की थी, हर प्रकार के दिमाग अप्लाई किए थे और हमारे संविधान निर्माताओं ने मिलकर के धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते ये निर्णय किया था। ये हमारे संविधान की मूल भावना थी, लेकिन कांग्रेस के कारनामे वो संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना छीन लेंगे ये कांग्रेसी, और वो कह रहे हैं क्या किसी सरकार को ये हक है क्या कि वो सोना छीन ले? कौन सी सरकार? किसकी सरकार? किसकी सरकार आने वाली है? क्या संकेत है? क्या संदेश है?
अभी तो सूत न कपास, जुलाही में लट्ठी लट्ठा। जिस कांग्रेस को बीजेपी कहती कि 40 सीट नहीं आएंगी, और वो उस पार्टी के लिए अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसी सरकार को क्या हक है कुछ छीनने का, कांग्रेस सत्ता सरकार में आएगी। सरकार कहाँ आ रही कांग्रेस, बकौल भारतीय जनता पार्टी, बकौल प्रधानमंत्री बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो ये क्या समझाना चाह रहे हैं आम लोगों को प्रधानमंत्री जी? उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से अपने चुनावी घोषणा पत्र को लोगों को बताया है, और कांग्रेस कह रही कि इसी का रिएक्शन है ये। लेकिन इससे पहले जो प्रधानमंत्री जी बोले उस पर राहुल गांधी का एक बहुत रिएक्शन जबरदस्त है। उस रिएक्शन को पहले अलग से सुनाया जाए, फिर बाकी जो बयानात हैं वो हम आपको सुनाएंगे। करेंगे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। ये बात वैसे ठीक नहीं है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में जाएगा करेगा, मुझे नहीं लगता है कि ये एक संसदीय भाषा है। लेकिन ये नेता हैं, एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन आम जनता को ये अच्छा लगता नहीं है। वो चाहे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोले और किसी शीर्ष नेता के बारे में बोले। अब जो एक सीरियल हमले प्रधानमंत्री ने किए हैं लगातार, मंगलसूत्र को लेकर, मुसलमानों को लेकर, इस पूरी जो लड़ाई को मुसलमानों के इर्द गिर्द और लोगों की संपत्तियां छीनने के इर्द गिर्द, शोषितों, पीड़ितों, यहां तक कि आदिवासियों, दलितों, सबको प्रधानमंत्री ने आगाह किया। बीजेपी कोई कोना छोड़ना नहीं चाहती। उसको लग रहा है कहीं इस वाले अगर ये कोना छोड़ दिया तो कहीं यहां से तो कुछ नहीं हो जाए, तो कोई कोना नहीं छोड़ना। एक चतुर राजनीति भी इसको कह सकते हैं हम। कांग्रेस भले ही इसको हड़बड़ाहट कह रही हो, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये चतुर राजनीति है कि हम कोई कोना, कोई कार्नर कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने चुनावी घोषणा पत्र को जनता को समझा रही है, प्रधानमंत्री के बयान पर क्या रिएक्शन है, वो भी जरा सुनना बहुत जरूरी है। कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे ये संविधान कैसे बदला जाता है। भाइयों और बहनों, पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात यह है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास, उतना ही धन उनके पास। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, स्टूडेंट्स का नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने, टकाटक 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 टकाटक।
अब किसान कहेंगे राहुल जी आपने महिलाओं की बात कर दी, आपने बेरोजगार युवाओं की बात कर दी, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हिंदुस्तान के प्यारे किसानों, ये जो 1 लाख रुपए महिलाओं के जाएंगे और 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को जाएंगे, ये आपको भी मिलेंगे क्योंकि आपके घर में भी ये पैसा आएगा। मगर वो शुरुआत है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में आपका कर्जा माफ नहीं किया। हम आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अभी भैया मूड नहीं बना, ताली मत बजाओ, मैंने बात खत्म नहीं की। क्रांतिकारी बात अब बोल रहा हूं। वो तो नॉर्मल बात थी कर्जा माफ वाली, क्रांतिकारी बात सुनो। हम एक किसानों का आयोग बनाने जा रहे हैं और ये आयोग जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, ये आयोग सरकार को रिकमेंडेशन देगा और किसानों का कर्जा एक बार नहीं अनेक बार होगा। मेरा कहना है इस देश में धन की कोई कमी नहीं है भाइयों और बहनों। आप देखो, अरबपतियों की ओर देखो, उनकी गाड़ियों को देखो, उनके घरों को देखो, उनके हवाई जहाजों को देखो, धन की कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का भी कर्जा माफ हो सकता है। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। आप उनका करो मगर फिर किसानों का भी करो। अगर किसानों का नहीं कर रहे हो तो फिर उनका भी मत करो। कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। तो असली बात यह है, हमने कभी विरासत कर के बारे में जिक्र नहीं किया है, वो हमारे एजेंडा में नहीं है। पर कल सारा विवाद, सारा चर्चा इसी पर हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, ये इल्जाम लगाया और प्रधानमंत्री के समर्थक जो चैनल में हैं उसी को डिबेट का विषय बना दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है।
इसका हमने जिक्र ही नहीं किया है। और हकीकत यह है कि 1985 में यह विरासत कर हटाया गया था। तो पहली बात तो मैं साफ भाषा में कह देना चाहता हूं, विरासत कर हमारे एजेंडा में नहीं है। सैम पित्रोदा का बयान, जो अमेरिका का उदाहरण उन्होंने दिया था, प्रधानमंत्री ले उड़े, हमले किए, कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी कि विरासत कर उनके एजेंडे में नहीं है। ये तो अरुण जेटली और जयंत सिन्हा जैसे नेता बीजेपी के उनके एजेंडे में था, वो डिस्कस करते थे। खैर, ये चुनाव है, वार पलटवार है, और जो जनता को समझा ले जाए वही सिकंदर, उसी के हाथ में चुनाव। और प्रधानमंत्री इसमें बहुत माहिर नेता हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता इस बार बहुत जबरदस्त काउंटर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे मैनिफेस्टो पर डिस्कस कर रहे हैं, अपने संकल्प पत्र पर नहीं कर रहे हैं। लड़ाई दिलचस्प है। एक ब्रेक के उस पार हमारे साथ मेहमान होंगे और चर्चा गंभीर होगी। चौबीस की लड़ाई घोषणा पत्र पर आई। आज चुनावी मंथन का विषय, और ये विषय हमने इसलिए लिया कि लगातार बीजेपी के सारे नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। संकल्प पत्र बीजेपी ने भी जारी किया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं है कि हम क्या काम करेंगे, क्या पूरे करेंगे। वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ मुद्दे इस तरह के थे, कांग्रेस भी मैदान में आई और उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग में शिकायत भी की कि प्रधानमंत्री उनके मुद्दों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने प्रधानमंत्री से लिखकर टाइम मांगा है कि प्रधानमंत्री जी समय दीजिए तो मैं आपको समझा सकूं, तो आप गलत बातें मत करिए जनता के बीच में। लेकिन अभी उन्हें टाइम मिला नहीं खड़गे जी को। हमारे साथ इस बीच मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। कुंवर जपेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत जपेंद्र जी। शैलेश सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक पीयूष पंत जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। शशिकांत त्रिवेदी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। और महेंद्र सिंह, दिल्ली से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे चूंकि काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं, काफ़ी जो इस चर्चा का ज़्यादातर समय आज, चूंकि दोनों पक्षों को हमें समझाना था कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं और कांग्रेस किस तरीके से अपने मैनिफेस्टो पर चर्चा कर रही है, तो इसमें ज़्यादा समय खर्च हुआ। लेकिन फिर भी पर्याप्त समय है चर्चा के लिए। लेकिन बस आप सबसे यही निवेदन कि थोड़ा सा सूक्ष्म, और अगर द्रुत गति से काम करेंगे हम लोग तो सभी की विचार आ सकेंगे। कुंवर जपेंद्र, आपके पास सीधे आ रहा हूं। जो मुद्दे हैं नहीं, कांग्रेस करी जो मुद्दे हैं नहीं, जो चर्चा आपको अपने घोषणा पत्र पर करनी चाहिए थी, संकल्प पत्र पर करनी चाहिए, आप चर्चा कर रहे हैं पूरे चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। कैसे चलेगा? और आज उन्होंने कह दिया कि भाई विरासत कर तो हमारे एजेंडे में नहीं है, हमने कोई घोषणा पत्र में विरासत कर के बात में की नहीं, हम कहीं मंगलसूत्र छीनने की बात करते नहीं, हमने कहीं ये बात लिखी नहीं। आप क्या क्या बोलने जा रहे हैं? आपके नेता क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? ये कांग्रेस कह रही। प्रधानमंत्री से उन्होंने मांगा भी है समय, खड़गे साहब ने, कि समय दे दो, हम आपको बता दें कि हमने क्या लिखा है। जपेंद्र जी। दुर्गेंद्र जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर चर्चा नहीं कर रहा। आज अगर चर्चा हो रही है तो कांग्रेस के झूठ और पर हो रही है। अभी आपने वीडियो क्लिप्स दिखाई, राहुल गांधी जी किस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ तो वो देश की जनता को एक अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे, कांग्रेस भी कर रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही हैं, तो ऐसे परिवार का एक नेता जो अपने आप को भारत के भविष्य को सुधारने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो 60 से अधिक वर्षों तक उन्होंने राज किया, तब क्यों नहीं कर दिया भाई आपने? आप बात कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी झूठ कह रहे हैं कि घरों से सोना निकाल लेंगे। 1900 क्या हुआ था?
और उसके बाद उस पे बहुत अच्छी डिबेट्स भी हुई, मूवीज भी बनी, किन किन परिवारों से कहां कहां से जनता के साथ क्या हुआ, कैसे लोगों के घरों से सोना चांदी तक निकाल लिया गया, जो एक हमारी भारतीय परंपरा में एक ये पूंजीगत परंपरा होती है, संजो के रखी जाती हैं चीजें। तो वो सारी चीजें अगर वो तथ्य सामने आए तो उस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि जब काउंटर होता है तो वो तभी होता है जब एक्शन का ही रिएक्शन होता है। सैम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी जी के समय में वो कांग्रेस प्रमुख सलाहकार थे। उनकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई। वो अमेरिका के परिपेश में जो एक इंटरनल पॉलिसी है, या जिसे हम सीक्रेट पॉलिसी कांग्रेस की कहें, वो उनके मुख से एक ऐसे समय पे निकल गई जब वो नहीं निकलनी चाहिए थी। लेकिन असलियत तो यही है, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के ऊपर देश की जनता भरोसा कर रही है। आज देश का आम भारतवासी अपनी प्रधानमंत्री की गारंटी के ऊपर भरोसा कर रहा है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जनता जानती है कि प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में क्या करा और आने वाले 5 वर्षों में क्या होना है। देश के अंदर आज 4 वर्गों की बात हो रही है, महिला, युवा, बेरोजगार और किसान। फिर वो चाहे किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के हो, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की नजर में वो केवल और केवल भारतीय हैं। और भारतीय होने के नाते इन 4 वर्गों के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए, बेरोजगार के लिए, किसान के लिए योजनाएं बननी है भविष्य में, अभी भी बन रही हैं। इनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, कैसे इनकी आय के साधन बढ़ाए जाएं, इस विकासशील भारत को विकसित भारत की तर्ज पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो लुभावनी बातें कर रही है, झूठ परोस रही है, फरेब परोस रही है, और उसमें मर्यादा भी भूल रहे हैं राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक तो देश की जनता के सामने कांग्रेस पहले ही एक्सपोज हो चुकी है, और ऊपर से कांग्रेस के नेताओं की भाषा, बोली, शैली और इन्हें एक्सपोज कर रही है। तो ये ठीक है, ये बदलते भारत का दौर है, युवाओं का दौर है। बहुत अच्छे समझदार हैं हमारे देशवासी, और वो निश्चित तौर पर जब चुनावी नतीजे आएंगे, आप और हम फिर बैठेंगे। आज ये नोट कर लीजिए, एक एक बेहूदगी और एक एक झूठ का जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है, और 4 जून पे ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और कांग्रेस की असलियत एक बार फिर देश के सामने। शैलेश सिंह बहुत ढेर सारे आरोप लगाए, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो इतना बढ़िया मैनिफेस्टो है, घोषणा संकल्प पत्र, उस पर तो जनता ही चर्चा कर रही है, हमें तो आपके घोषणा पत्र पर चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि आप झूठ फरेब फैला रहे हैं। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि बेहूदगी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने आज कई सभाओं में कहा कि ये देखिए मेरा अपमान कर रहे हैं लोग। तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का अपमान करना चाहिए क्या? और वो शैलेश सिंह, कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं कि भाई आपको कम से कम मर्यादा रखनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी का तो ये चरित्र है, वो ये कह रहे हैं। जवाब दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। कुंवर जितेंद्र ने बहुत अच्छी बात कही। इनमें उनकी गलती नहीं है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिनको फॉलो करते हैं वो 100 में 90 बात झूठी बोलते हैं। कुंवर जितेंद्र भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। 100 में 90 बात उन्होंने जो रखी वो झूठी रखा, क्योंकि मैनिफेस्टो में, कांग्रेस की मैनिफेस्टो बताने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि 10 साल से जो अन्याय हुआ है, उस 10 साल के अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने न्याय पत्र बनाया है। जो जनता के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम लोगों ने न्याय पत्र बनाया है, और ये भाजपा को पच नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी मतलब आम जनता की बात नहीं रखी, किसानों की बात नहीं रखी, उन्होंने किसानों की जमीन हड़पने की बात करी है। तो जब कांग्रेस की घोषणा पत्र में एमएसपी की बात आती है, न्याय की बात आती है, युवा के रोजगार की बात आती है, तो भाई प्रधानमंत्री को तो लगेगा कि भाई हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, सत्ता हमसे छीनी जा रही है, लोग जग रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने बात जो रखी है अपने न्याय पत्र में, उसमें एमएसपी की गारंटी रखी है, 30 लाख वो कह रहे हैं शैलेश सिंह
आंगनबाड़ी की कुंवर साहब ये कह रहे हैं कि भैया आप लोगों का इतिहास रहा है, सोना चांदी छीन लेते हो, संपत्ति निकलवा लेते हो, इतिहास रहा है, इसका तो जवाब दे दो भाई। कुंवर जितेंद्र सिंह बताए तो कि कब हम लोगों ने छीना है। चाइना की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने स्वयं अपना जेवर दिया था देश को कि भाई गोली गोली खरीदी जाए। चाइना के साथ लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। ये कितना दिया था, कब जाकर के ऐसी कौन सी परिस्थिति आई? कुंवर जितेंद्र सिंह अगर बताना चाहेंगे तो कब जाकर कब छीना है, कितना दिया था? तो इस तरह की झूठ और इस तरह का प्रपंच रचने का काम ऑन स्क्रीन बताइएगा का संकल्प है। वो जो संकल्प सोना दिया था है ना, वो झूठ संकल्प निकालते हैं। अरे भाई प्रतीकात्मक होता है कुंवर जपेंद्र। अगर मोदी जी झाड़ू लगाते हैं तो क्या देश भर में झाड़ू थोड़ी लगाएंगे? इंदिरा जी ने अपने जेवर दे दिए तो प्रतीकात्मक ही रहा होगा, कोई 2-4 टन नहीं दे दिया होगा उन्होंने जाहिर सी बात है, ये तो प्रतीकात्मक होता है। और जनता उस समय की जनता इंदिरा गांधी का त्याग को देखते हुए जाकर के सारे लोगों ने दिया था। चलिए ठीक है आप दोनों राजनीतिक मेहमान जब शांत हो जाइए, मैं जरा अब पत्रकारों की तरफ रुख करूंगा। पीयूष जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। ये एक मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र पर इतनी चर्चा क्यों? भाई बीजेपी का एक मजबूत शासन रहा है, प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम किए हैं। इतने काम मैं कहीं आज देख रहा था कि 247-42 योजनाएं काम, मतलब अभी तो कहो 300-400 हो, लेकिन मैं देख रहा था काम ही काम चारों तरफ। तो इतने सारे काम, इतनी सारी उपलब्धियां, लेकिन बार बार चर्चा कांग्रेस के घोषणा पत्र की। क्या 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 मसला क्या है पीयूष पंत? देखिए दुर्गेन जी, मुझे लगता है हताशा है, क्योंकि अगर जो आप देखिए पहले चरण का चुनाव जो है उसमें जिस तरह से मत प्रतिशत गिरा है, और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी का भी इंटरनल जो खबर उनको मिली है कि जो फ्लोटिंग वोटर रहा, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, वो जो है निकल के आया नहीं क्योंकि उसका मोह भंग हो गया है। और युवा खासकर युवा, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा दुर्गेन जी कि 19 तारीख को युवा बहुत कम दिखाई दे रहे थे उस पंक्ति में जो मतदाता की पंक्ति थी वो। और ये एक आंकड़ा आया है कि इस बार के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं, उसके सिर्फ 37% वोटर्स ने, युवाओं ने अपने को जो रजिस्टर कराया है। तो कहीं न कहीं देखिए ये एक हताशा मुझे लगती है कि अचानक से जो है भारतीय जनता पार्टी जिसे कि हम समझ रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर का जो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, वो उसको सामने लाएंगे। उन्होंने जो गारंटी, मोदी जी की गारंटी जो लगातार वो कहते रहे मेरी गारंटी है, और जो है विकसित भारत की बात करेंगे, हमने क्या क्या किए, निश्चित रूप से आपने भी इस बात को कहा। लेकिन अचानक जो है कि देखिए पहला जो चरण के बाद एकदम से मोड़ दिया गया। मुस्लिम विरोधी जो एक है, कांग्रेस को मुस्लिम पक्षधर दिखाते हुए पूरी तरीके से, और उस समुदाय के प्रति जो है वही सांप्रदायिक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ले आई। और देखिए बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री भी हैं, वो सिर्फ एक पार्टी के जो है कि प्रचारक नहीं हैं, वो प्रधानमंत्री भी हैं। इस तरह से जो बातें उनके मैनिफेस्टो में नहीं है उसकी बातें कहते हुए जो है कि एक आप जो इस तरह की बातें गलत बातें बताएं, तो ये मुझे लगता है कि ये एक बात बहुत उनकी गरिमा से को कहीं ना कहीं जो है कि नीचे की बात होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ दिया है। और मजे की बात देखिए आप, अब प्रधानमंत्री ने चूंकि इस तरह की बात कही है तो सारे नेता अब उनके सपोर्ट में जो है यही उन्होंने जो है एक नैरेटिव शुरू कर दिया है। और यहां तक कि मैं देख रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अभी उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो आंध्र प्रदेश में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें जो है ये सेना में भी जो है धर्म के आधार पर आरक्षण देने जा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये तो नई बात लेकर आए राजनाथ सिंह जी, चूंकि रक्षा मंत्री हैं तो लोग ऑथेंटिक मान लेंगे कि वे रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं ऐसा। अरे मैं सवाल उठा रहा हूं पीयूष जी कि सरकार कहां आ रही है?
भारतीय जनता पार्टी करेगी, कांग्रेस तो 40 में निपट गई, तो सरकार कहां आ रही? तो क्या ये काल्पनिक सरकार बन रही है क्या कांग्रेस की? पीयूष जी, मैंने कहा कि बीजेपी तो ये कहती है कि 40 सीटें आ रही और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, सरकार आएगी तो ये कर देगी। सरकार आ कहां रही है इनके मुताबिक, तो इनको डरने की क्या जरूरत है? वही तो मैं कह रहा हूं, आपने बहुत सही कहा कि भाई जिनको आप कह रहे हैं कि 40 से भी कम आएंगे इस बार, उनको, और प्रधानमंत्री जी जो है इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपका सोना छीन लेंगे, गहना छीन लेंगे, यानी कि सरकार इन्हीं की आ रही है, वो शक्ति ही नहीं होगी बकौल बीजेपी। कांग्रेस में वो शक्ति ही नहीं होगी, सरकार कहां से बनाएगी? तो सोना कैसे छीनेगी? तो आरक्षण कैसे देगी? तो सेना में आरक्षण कैसे देगी? सरकार ही नहीं बन रही बीजेपी के हिसाब से। दुर्गेश जी, लेकिन इसको समझिए, कहीं न कहीं डर लग रहा है, कहीं न कहीं पहले चरण के बाद ऐसी रिपोर्ट्स आ रही होंगी जिससे कहीं न कहीं डर लग रहा है, ठीक है, शायद सरकार हमारी न बने, क्योंकि अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ऐसा, हाँ, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वो छीन लेंगे। और प्रधानमंत्री जी यहां तक बड़े बहुत अथॉरिटी के साथ में कह रहे हैं कि क्या किसी सरकार को किसी का धन छीनने का हक है क्या? ऐसा लग रहा है कि सरकार बन गई। अरे भाई, अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में, और आगे भी बहुत सर्वशक्तिमान नेता हैं वो। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, आपके पास आ रहा हूं। ये पूरा जो मसला है, हमको बस बाकी सारी चीजें तो चुनाव में चलता है, प्रधानमंत्री जी हमले कर रहे हैं, राहुल जी जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग वो हो रहे हैं। राहुल गांधी अपनी सभाओं में अपने घोषणा पत्र को लोगों को समझा रहे हैं नीचे तक कि भैया 1 लाख रुपए आएगा, टकाटक टकाटक टकाटक। कभी जो प्रधानमंत्री जी करते थे टकाटक, वो राहुल गांधी अब टकाटक करने लगे हैं। तो ये बदलाव मैं देख रहा हूं। और उसके अतिरिक्त अगर देखें पूरे सिनेरियो को, तो चर्चा तो बीजेपी को अपने कामों पर करनी चाहिए। वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा कर रहे हैं पिछले 5-7 दिनों से। दुर्गेन जी, चर्चा तो इस देश में मैनिफेस्टो पर होनी चाहिए थी। जी। कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से समय मांगा है कि मुझे समय दे दीजिए, मैं आपको समझा दूं, जी, अपना मैनिफेस्टो समझा दूं। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी जी, ये अपना मैनिफेस्टो समय से पहले लाते नहीं हैं जी। ये आखिरी समय पर घोषणा पत्र की कमेटियां बनाते हैं जी, आखिरी वक्त में जी। इलेक्शन का जब पीक शुरू होने वाला होता है जी, तब ये अपने घोषणा पत्र बनाते हैं जी। अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बहुत समय से अपना घोषणा पत्र ले आए होते जो पब्लिक डोमेन में पहुंच गया होता। जी, मैं ये नहीं समझ पाया कि प्रधानमंत्री जिस बात को कह रहे हैं कि ये सोना छीन लेंगे, चांदी छीन लेंगे, मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, ये किस पेज पर लिखा है? कांग्रेस के घोषणा पत्र के किस पेज पर लिखा है? ये कहीं आया नहीं भी सामने। दूसरी बात, राहुल गांधी की जो भाषा है, राहुल गांधी हमलावर है प्रधानमंत्री पर और प्रधानमंत्री से सीख कर उन्हीं के ऊपर दे रहे हैं। जो वो देते थे राहुल गांधी वही टकाटक भी उनको दे रहे हैं जी। अच्छा यह है कि दोनों पार्टियों के कामकाज जनता के बीच पहुंच जाएंगे। पहली बात तो जो प्रधानमंत्री भटकाना चाहते हैं या जिस पर केंद्रित हो जाना चाहिए था, ये जो किसानों का मसला है। अरे जपेन जी, थोड़ा धैर्य रखिए, पत्रकारों को भी बोलने दीजिए। बोलिए। किसानों का मसला और जातीय जनगणना, इन दो मुद्दों पर फोकस होना चाहिए था। हाँ। और राहुल गांधी लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। भारतीय और जातीय जनगणना की मांग करने वाले नीतीश कुमार उनके सहयोगी हैं बिहार में, पूरे देश में। ऐसी स्थिति में पूरी बहस जो कांग्रेस लाई है जबरदस्त, कांग्रेस ने किसानों के लिए जो कहा, महिलाओं के लिए जो कहा और जातीय जनगणना पर जो क्लियर कट स्टैंड किया है राहुल गांधी और कांग्रेस ने, उसको डिरेल करने के लिए बहस छिड़ रही है। और प्रधानमंत्री जी ने सफाई दी ब्रजेंद्र कि आरक्षण नहीं खत्म करने जा रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि हम जो 400 पार का बहुमत मांग रहे हैं, तो हमारे पास अभी प्रचंड बहुमत है। क्या हमने ऐसा कोई आरक्षण खत्म कर दिया? क्या हमने संविधान को छीन लिया? हमने तो जो अपने बहुमत का प्रयोग 370 हटाने में किया है। अमित शाह ने डिस्क्लेमर भी दिया है। इन्होंने आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बार भारत के किसानों ने और उनके सहयोगी दलों ने रखा कि किसान आयोग बन जाए। वो बात राहुल गांधी का एजेंडा कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा सहयोगी जातीय जनगणना के पक्षधर हैं
वो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो बात कांग्रेस कह रही है। तो बड़ा बड़ा हौच पौच की स्थितियां आ गई कि राहुल गांधी और कांग्रेस का जो एजेंडा सामने है, उस एजेंडे पर अगर चर्चा हो गई है अच्छे से, कांग्रेस अगर जनता के बीच अपना एजेंडा पहुंचा पाई, तो मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है ब्रजेंद्र भाई कि अभी तक जिसने पढ़ा भी नहीं होगा, मोदी जी कह रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र में ये है, उसके घोषणा पत्र में, तो लोग खोल खोल कर पढ़ने लगे कि कहाँ है। तो जो जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं। दुर्गेन जी, जो गूगल की सर्च है वो कांग्रेस का घोषणा पत्र खोजने के लिए सर्च बढ़ रही है। अगर इनकी आईटी सेल वहां जाएगी तो कांग्रेस का घोषणा पत्र सर्च किया जा रहा है। मैं अभी जहां बैठकर बात कर रहा हूं, एक गांव में हूं जी, किसानों के बीच था दिन में जी, हमने पूछा भी सुबह कि जाति गणना और किसानों पर जो चल रहा है क्या होगा, तो बोले भैया हमने पढ़ा ही नहीं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कहां है। उनके पास घोषणा पत्र है नहीं, लेकिन चर्चा वो मोबाइल पर टीवी पर सुन रहे हैं। तो अब लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र खोजना चाहते हैं। ये काम मोदी जी ने कर दिया राहुल गांधी का। ठीक है। मैं शशिकांत त्रिवेदी जी के पास जाऊंगा। शशिकांत त्रिवेदी जी, इस तरीके के जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें मनसा ऐसी ध्वनित होती हो और प्रधानमंत्री जी भाप गए हो। उन्होंने अभी हमने एक बयान सुनाया, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी बहुत पहले भाप गए थे कि कांग्रेस क्या करने वाली है। वो बाबा साहब को भी ले आए, वो कह रहे बाबा साहब बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने पहले भाप लिया था कि कांग्रेस क्या गति करेगी इस देश की, किस दिशा में ले जाएगी, वो बात भी कह रहे हैं वो। लेकिन जो घोषणा पत्र की बात है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से उसको नरेट कर रहे हैं, उसके वो क्या कारण हो सकते हैं मूल रूप से? एक जर्नलिस्ट होने के नाते क्या आपने ऑब्जर्व किया? नहीं, मैंने तो आपकी बात को सुना। आपने जो बात कही कि क्या कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी तो वो ये कर देगी। तो क्या कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये आपने भी कहा, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी भी उत्साहित होकर वो कहेगा कि हम लोग जो है किसान आयोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने सरकार बना दी है, उन्होंने किसान आयोग भी बना दिया है, तो इसका मतलब है कि अब कांग्रेस की सरकार आ रही है। दोनों तरफ से कंफर्मेशन हो गया है। मगर एक कंट्राडिक्शन है कि 2014 में अगर आपको याद हो जी, तो भारत तो कांग्रेस मुक्त हो चुका था, तो अब फिर से कांग्रेस कहां से आ गई भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में और यहाँ वहां, वो समझ में नहीं आता। वो अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट करते रहते हैं। उन्होंने कह दिया था कि देश पूरा कांग्रेस मुक्त हो गया। जब एक बार कांग्रेस मुक्त हो गया तो फिर से कहां 44 सीट है उनकी। अभी भी जो लड़ाई है वो एक बात और मैं ऐड करूंगा। अभी मैं प्रधानमंत्री जी को कल ही सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कांग्रेस के नेता जो मेरी पार्टी में आ रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं कि वो वाली कांग्रेस नहीं है जिसमें गांधी जी हुआ करते थे, ये कांग्रेस बदल गई, ये अर्बन नक्सल हो गई। प्रधानमंत्री जी को ये भी जानकारी बहुत पुख्ता तरीके से है कि अर्बन नक्सल हो गई कांग्रेस, ये प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं। तो प्रश्न यही है ना कि जो कांग्रेस है ही नहीं, आप कह चुके हैं कि कांग्रेस मुक्त हो गया है देश और बाकी 44 सीटों पे बची, अभी भी वो 250 सीट पर लड़ रहे हैं। तो मान लीजिए मैं और आप दोनों कांग्रेस को वोट देने जाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो वहां ब्रैकेट में लिखा नहीं रहता ना कांग्रेस प्लस ये पार्टियां, तो ऐसा तो होता नहीं है कहीं। तो हम जो है वो कैंडिडेट को वोट देते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में, मतलब खासकर प्रधानमंत्री का आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल कितना है, ये सब लोग समझ जाते हैं। दूसरा, देश का जो माहौल है, मैनिफेस्टो को 1 मिनट के लिए हम अलग रख दें, क्योंकि वो हमें और आपको भी नहीं मिलता। उसकी कॉपी कौन पढ़ता है 5.5 लाख गाँव में कि मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। वो एक माहौल बनता है, एक हवा चलती है, और वो हवा जो 2013-14 में थी वो इस समय 21-22 के चुनाव में नहीं है। और एक बहुत चिंताजनक बात है, 2 समस्याएं हैं कि लोगों ने ये मान लिया है कि हम चलिए मान लीजिए कांग्रेस को जिता भी देंगे और वो कैसे भी करके 272 सीट ले भी आएगी, तो भी भारतीय जनता पार्टी कैसे न एन केन प्रकार में सरकार बन रही है। तो लोगों में एक जो पैसिवनेस आ गई है, जो वोटर नहीं जा रहा है, युवा भी नहीं जा रहा है, और प्रचंड गर्मी अभी आने वाली है। अभी मैं रडार देख रहा था तो करीब 46-47 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा भोपाल जैसे शहर में, जो कभी नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत गिरेगा। इसी बीच में आपको एक, जो मैं पहले चर्चा करता आ रहा हूँ, एक बात और बता दूं। अभी वो पिछले वोटर लिस्ट में मैंने शिकायत की थी कि मेरे घर के परिवारों का नाम कटा है, एक सदस्य का, आज मेरी माता जी का नाम नहीं कटा, अभी तो स्लिप आई है। तो ये सब मुद्दों पर ना कांग्रेस ध्यान दे रही है, बीजेपी क्या कर रही है। इस देश में एक ऐसा माहौल बन गया, पैसिव माहौल, कि लोग ये पहुंच गए हैं हमें क्या करना है, चुनाव से होता रहेगा, जिसको देना है वोट दे, जिसको नहीं देना है नहीं दे। और इसका जो रिजल्ट आना है, मैनिफेस्टो पार्ट, भारतीय जनता पार्टी जो खुद का नुकसान कर रही है सबसे बड़ा वो ये है कि वो लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएगी।
और इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाएगी कि आप सत्ता में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आने वाली पीढ़ियां इसको बहुत भुगतेंगी। कमिंग बैक टू मैनिफेस्टो, जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में अचीवमेंट किए हैं, चंद्रयान का कोई जिक्र है, कोई मंगलयान आपने ऑटो से सस्ता भिजवाया था उसका कोई जिक्र है, आपने कई साइंटिफिक अचीवमेंट्स की, इवन मैं आज अप्रिशिएट कर, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने वाकई लागू की हैं और जो नीचे तक पहुंची हैं, और कुछ इनोवेटिव स्कीम्स भी हैं जो छपी हैं अखबारों में। फॉर एग्जाम्पल जल जीवन मिशन की कोई बात कर रहा है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी उस पर, जब भारत प्रधानमंत्री जी भोपाल आए थे उसी दिन इमली डोल गांव, मुझे तो इवन डेडलाइन तक याद है, इसकी कोई चर्चा कर रहा है कि आपने कुछ किया है, आपने हेल्थ में क्या किया है उस पर आपने कभी अपना अचीवमेंट बताया है। चलिए आपने जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन है वो 3 लाख करोड़ मान लीजिए पहुंचा दिया है, तो वो चर्चा आप कर रहे हैं क्या, आप बता रहे हैं क्या? आप अगर राहुल गांधी पर फोकस्ड हैं तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है, और उनके मैनिफेस्टो पर फोकस्ड है तो उनका तो काम और आसान हो जाएगा, जो अभी ठीक है त्रिवेदी जी, मैं महेंद्र सिंह के पास जाऊंगा, और एक दो डिबेट से ऐसा हो रहा है कि महेंद्र जी के पास मैं बहुत बाद में आ पा रहा हूं, आज भी माफी के साथ में। महेंद्र जी, बहुत सारी बातें लग रही जो अभी तक बातचीत हुई इस पैनल में, कुंवर जपेंद्र को छोड़कर लगभग सारे 60% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस के अपनी बातों पर चर्चा करनी चाहिए, और इसके जरिए वो जाहिर सी बात हो सकता है बीजेपी के रणनीतिकार ये समझ रहे हो कि भाई हिंदू मुसलमान का मसला है, एक बहुसंख्यकवाद को अगर हम कहीं ना कहीं उभारेंगे तो वो फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी तो होंगी बीजेपी की, वो भी तो उनकी भी तो चर्चा होनी चाहिए ना महेंद्र जी? जी बिल्कुल। दरअसल आप देखेंगे तो ये बीजेपी है, राहुल गांधी यानी कांग्रेस की पिच पर खेल रही है। अब पहले क्या होता था कि मोदी जी अपनी पिच सेट करते थे और विपक्षी उनकी पिच पे जाते थे, तो वो बड़े आराम से घेर लेते थे विपक्षियों को। इस बार एजेंडा कुछ ऐसा सेट हो गया, राहुल गांधी लगातार लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो आम जनमानस के मुद्दे हैं। वो लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, लगातार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, आम जनमानस के मुद्दों को उठा रहे हैं। कुछ समय पहले वो जरूर अडानी के मुद्दे पे बड़ा स्टिक थे, लेकिन इस दौरान आप देख रहे होंगे अडानी के मुद्दे को थोड़ा दरकिनार कर दिया उन्होंने, आम जनमानस के मुद्दों को उठा रहे हैं। इससे लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। मजबूरन उन मुद्दों पर बीजेपी को फंसाना पड़ रहा है जो वो दावा तो बहुत करते हैं कि उन्होंने बड़ा विकास कर दिया, बड़े रोजगार के अवसर प्रदान कर दिए, तमाम चीजों के, लेकिन वो मुद्दे कभी उठाना नहीं चाहते हैं चुनाव के दौरान। राहुल गांधी लगातार उन्हीं मुद्दों को कुरेद रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, जनता लगातार उन मुद्दों पर गोलबंद हो रही है और राहुल गांधी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और मोदी की परेशानी ये है कि जो वोट पैटर्न है, जो गरीब आदमी लाइन में लग करके वोट देता था, जिससे कि करीब 70% के आसपास मतदान होता था, अब आप अगर देखेंगे जो 80-90 करोड़ लोग जो जिनको राशन दिया जा रहा है वही वोट देते थे लग करके वहां पर लाइनों में, वो करीब 64-65% के आसपास आती है वो वोटर के लिहाज से अगर देखा जाए। वो नहीं जा रहे हैं मतदान केंद्रों पे। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और उच्च वर्ग तो बहुत कम जाता था, वही लोग जाते थे। इसका क्या कारण है और इसका क्या पैमाना है महेंद्र सिंह? कैसे आप इस बात को कह सकते हैं कि नहीं जा रहे हैं वो, और क्या पैमाना है कि वो नहीं जा रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं? एक बहुत संक्षिप्त में सवाल, फिर मैं कुंवर जपेंद्र को लूंगा। वो इसलिए पैमाना है कि 66% वोटिंग हुई है पहले चरण, और अगर ये जो गरीब आदमी है जिसको राशन दिया जा रहा है वो होते हैं 64%। वो अगर, मैं कह रहा हूं, वो अगर 80% भी निकलते तो भी वो बहुत बड़ी तादाद में निकलते। 64% आबादी है वो वोटर है जिसको राशन मिल रहा है। वोटर की बात कर रहा हूँ, आबादी की बात नहीं कर रहा हूँ। वोटर है वो 64%। 66% पूरा मतदान हो रहा है। आप आंकड़ा मिला लीजिए। अपर क्लास तो गर्मी या तमाम और ड्राइंग रूम में बैठ के डिबेट सब कुछ कर लेता, लेकिन वोट डालने बहुत कम जाता। पहले भी नहीं, अगर जाता होता तो 80-90% मतदान हुआ होता, कभी भी नहीं हुआ, 70% के आसपास ही रहता है। तो ये आंकड़ा परेशान कर रहा है बीजेपी को कि जो जिस पे ज्यादा उनको उम्मीद थी वो नहीं निकल रहा है, और इसी वजह से ट्रैक चेंज करना पड़ा
और किसी भी तरीके से ये चाह रहे हैं कि डीरेल हो जाए, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, राहुल गांधी डीरेल हो जाए और धार्मिक ध्रुवीकरण पे आ जाए। वो आ नहीं रहे, वो बार बार किसान आयोग की बात कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं आर्थिक असमानता दूर करने की बात कर रहे हैं, जो कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है, पूरी दुनिया का मुद्दा है कि आर्थिक असमानता बढ़ी है। ठीक है, खासतौर पर उन देशों में जो देश गरीब। भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी है। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाना चाहती है, लेकिन इसको टूल दे करके मोदी साहब उसको इस तरीके से कर रहे हैं कि गरीब आदमी का धन छीन लिया जाएगा। ये कहीं किसी एजेंडे में नहीं है, कहीं किसी मैनिफेस्टो में नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो अब जो राहुल गांधी जो ट्रैक या जो फील्ड सजा रहे हैं, उस पे पूरी एनडीए या मोदी साहब उस फील्ड पे आ गए, उस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और वो अपने एजेंडे, अपने काम गिनाने के ठीक है महेंद्र जी, ठीक है महेंद्र जी, मैं कुंवर जयपेंद्र सिंह के पास जाऊंगा। जयपेंद्र जी, 2-3 मुद्दे उठाए हैं लोगों ने और इस बीच कई प्रश्न उठे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको आपको एड्रेस करना चाहिए। देखिए, अभी हमारे महेंद्र जी ने जो इश्यूज उठाए हैं, तो ग्राफ तो राहुल गांधी जी का 2014 में भी बढ़ा था, उसके बाद 19 में भी बढ़ा। हाँ, इतना जरूर है, हम आप ही की बात को आगे बढ़ा देते हैं कि 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिच पर खेला और जीता। 2019 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिच पर खेला और जीता। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की पिच पर खेलकर जीतने जा रही है, ताकि कांग्रेस की यह भी गलतफहमी दूर हो जाए कि वो इस देश की जनता को बेवकूफ बना सकते हैं और इस देश की जनता को भ्रम में रख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी भी योजनाएं लेके आए, निर्बल वर्ग के लिए आए, और जो हमारी इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थी, कांग्रेस ने सिर्फ उनकी 60 वर्षों से अधिक तक बातें करी, काम धरातल पर कुछ नहीं किया। काम करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है जयपेंद्र जी, अब मेरे पास 1 मिनट है, 1 मिनट है, माफी के साथ में मुझे रिएक्शन लेना है सबका, रोक रहा हूं आपको। 10 सेकंड में आप शैलेश सिंह रिएक्ट करिए इस पर, 10 सेकंड में केवल, फटाफट में, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। कि 14 में भाजपा ने अपने पिच पे चुनाव लड़ा, 19 भी भाजपा ने अपने पिच पे। जब 10 सालों से सत्ता में भाजपा है तो वो कांग्रेस के वो कह रहे हैं घुसकर मारेंगे, ये कह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे पाकिस्तान को घुसकर मारते हैं वैसे कह रहे हैं कांग्रेस में घुसकर मारेंगे, ये कह रहे हैं वो। जनहित में जब कार्य किया नहीं तो उनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं कि हाँ हम किन मुद्दों को बैठा करके वो जनता के पास जाएं, और जब जनता के पास जाने के लिए ठीक है शैलेश सिंह आ गया, शैलेश सिंह आ गया। ब्रजेंद्र प्रताप एक छोटी सी टिप्पणी, कार्यक्रम अंतिम चरण में छोटी सी टिप्पणी, ब्रजेंद्र प्रताप जी। दुर्गेन जी, मुझे लगता है कि जो ये पिच और कबड्डी की बात नहीं हो, मतदान बहुत घट रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है देश के लोकतंत्र के लिए। बहुत तेजी से मतदान घट रहा है या घट रहा है, और हमको इसे 80% ले जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री जी, देश में जब बहुत अच्छा विकास हो रहा है, विपक्ष भी बहुत अच्छा खेल रहा है, तो मतदान बढ़ना चाहिए। ऐसी चिंता भी हम सबको करनी चाहिए, अखबार को भी और सरकार को भी और विपक्ष को भी। और दूसरा, मोदी जी राहुल पर बात कर रहे हैं, ये मोदी जी के लिए सोचने का विषय है कि वो कांग्रेस के एजेंडे पर, भाजपा अपना एजेंडा छोड़कर कांग्रेस के एजेंडे पर बात कर रही है। ये परेशान करने वाला विषय। ठीक बात है। पीयूष जी एक छोटी सी टिप्पणी जल्दी से। देखिए दुर्गेन जी, मैं आपको सिर्फ 2 बात कहूंगा कि देखिए, उत्तराखंड का उदाहरण दूंगा आपको मैं। उत्तराखंड पहला राज्य था भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहां जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाया गया, और उत्तराखंड में इस हिसाब से तो वहां पे बढ़ चढ़ के मतदान होना चाहिए था हिंदुओं का जी, लेकिन वहां मतदान फीसदी जो है 8 से 9% कम हुआ है। मतदान पूरा वहां जो आंकड़ा लगाया गया है वो परसेंटेज पॉइंट में 8 से 9% कम हुआ है। 3% आसाम में नहीं, उसमें मत देखिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और पूरा परसेंटेज। जल्दी करिए प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है, क्लोजिंग टाइम, जल्दी से। तो दूसरा, आसाम में जो है, आसाम के युवाओं की बातचीत हो रही थी, उनका एक आया है कि वहां से उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी
तो उसने जो है जो जो वादे किए थे वो कोई वादे पूरे नहीं किए, और धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ठीक बात ये है, बात वो कह रहे हैं। ठीक बात, थैंक यू, थैंक यू। शशिकांत जी एक 5 सेकंड में जल्दी से रिएक्ट करिए। शशिकांत जी, लाइन में जितनी आज हमने चर्चा की, क्या इसका लबुलवाब ये है कि 400 सीट आ रही है क्या बीजेपी? आप बताइए। टारगेट बहुत बड़ा रखा है। 400 पार। हाँ, आ रही है क्या? ये चर्चा के बाद आपको लग रहा है क्या, इतनी सारे डिस्कशन के बाद? बिल्कुल आ रही है। फिर मुझे कुछ नहीं कहना, शायद हम में से किसी को कुछ नहीं कहना। ठीक है महेंद्र सिंह अंतिम टिप्पणी। शशिकांत जी ने एक सवाल छोड़ दिया है कि क्या इतनी चर्चा के बाद क्या 400 पार आ रही है क्या? कांग्रेस के लिए एक सलाह है कि राहुल गांधी अति उत्साह में वो एनजीओ के एक्टिविस्ट की तरीके से बिहेव करने लगते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता के बजाय कई बार बड़े उत्साह में है, तो वो अगर वो ज्यादा कैंपेन पे और कैसे जिताया जाए पार्टी को वो ध्यान रखेंगे, तो निश्चित तौर पे ये जो कह रहे हैं शशिकांत जी की 400 पार आएंगे क्या, तो ये हो सकता है कि उस पे ये ब्रेक लगाने का काम राहुल जी करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कुंवर जपेंद्र, शैलेश सिंह, पीयूष पंत, शशिकांत त्रिवेदी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और महेंद्र सिंह, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमें इस हमारे खास कार्यक्रम चुनावी मंथन को अपना प्रेम, स्नेह और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। सवाल यही है कि बीजेपी को कांग्रेस के एजेंडे पे बात करने की जरूरत क्या पड़ी? ये सवाल जनता के लिए मैं छोड़ रहा हूं। इसका हल तो मैं इस 1 घंटे की चर्चा में, इस सवाल का जवाब तो मुझे 1 घंटे की चर्चा में उसके इर्द गिर्द चीजें मिली, लेकिन जवाब एग्जैक्ट नहीं मिला कि ऐसा क्यों कर रही है। अब आप तय कीजिए और आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर एक बार, कल मतदान है, मैं फिर एक बार जनता से अपील करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप अपने वोट जरूर डालने जाइए, मतदान कम होने मत दीजिए, क्योंकि ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।